सभी स्टूडेंट्स का अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। मैं सज्जन एक बार फिर से आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? क है, यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। ख, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ग है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। और घ है, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका सही उत्तर है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। तो संविधान का सबसे प्रमुख कार्य यही है कि वह जनता से सबसे अच्छे प्रतिनिधि चुने ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज्यादा है? तो इसका क है, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ख है, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। ग है, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। घ है, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका सही उत्तर है ग, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। तो हमारे संविधान में ही यह लिखा है कि संसद का प्रारूप कैसा होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 3, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। इसका क है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो ये वाक्य क्या है? ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा संविधान लिखित रूप में बना हुआ है। ख है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि संविधान लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सभी देशों में समान रूप से बनाया जाता है, क्योंकि संविधान के बिना शासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। ग है, संविधान के कानूनी दस्तावेज हैं और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। ग है, तो ग जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और इसका जो आदर्श और मूल्य हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है क्योंकि यह एक नियमों पर आधारित है। घ है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है क्योंकि संविधान में ही नागरिक के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों और उसके मूल कर्तव्यों का विवरण है और उसे एक नागरिकता मिलती है और उसी के कारण नागरिक को एक नई पहचान मिलती है। प्रश्न नंबर 4, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। तो इसमें 3 दिए गए हैं, क, ख और ग। तो सबसे पहले क, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। तो ये अनुमान सही है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच से नहीं हुआ था, किंतु उसमें अधिक से अधिक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों में कांग्रेस के सर्वाधिक 82% सदस्य थे और ये सदस्य सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे।
अतः यह कहना किसी भी दृष्टि से सही नहीं होगा कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई और इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। है संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो इसका उत्तर है यह कथन भी सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों में प्रत्येक विषय पर आम सहमति थी और संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। भारतीय संविधान का केवल एक विषय ऐसा था जिस पर संविधान सभा के सदस्यों में आम सहमति थी और वह विषय था मताधिकार किसे प्राप्त हो। इस विषय के अतिरिक्त संविधान के सभी विषयों पर संविधान सभा के सदस्यों के बीच गहन विचार विमर्श और वाद विवाद हुआ। संविधान के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए 8 कमेटियों का गठन किया गया था, जिसमें सामान्यतया पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन कमेटियों के अध्यक्ष पद पर पदस्थ थे। तो इस प्रकार इन सभी को मिलाकर 8 कमेटियों का गठन किया गया था। ये सभी लोग ऐसे विचारक थे जिनके विचार विभिन्न विषयों पर कभी एक समान नहीं होते थे क्योंकि इनमें आपस में बनती नहीं थी। सभी के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर तो कांग्रेस और महात्मा गांधी के कट्टर विरोधी थे। उनका आरोप था कि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने कभी अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच भी अनेक विषयों पर गंभीर मतभेद थे, किंतु फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। कई विषयों पर फैसले मत विभाजन द्वारा भी लिए गए। अतः यह कहना गलत है कि संविधान सभा के सदस्यों में प्रत्येक विषय पर आम सहमति थी और यह कथन भी गलत है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। और इसी में आगे है निम्नांकित महत्वपूर्ण और बड़े फैसले संविधान सभा द्वारा ही लिए गए, जिसमें थे पहला, भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए अथवा विकेंद्रीकृत। यह संविधान सभा द्वारा ही फैसले लिए गए थे। केंद्र व राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। तीसरा है राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। चौथा है न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए। पांचवा है क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े फैसले संविधान सभा द्वारा ही लिए गए थे जो कि भारत की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। इसी में आगे गए संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। इसका उत्तर है यह कथन भी गलत है क्योंकि भारतीय संविधान मौलिक नहीं है क्योंकि इसकी अधिकांश भाग विश्व के अनेक देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है। सही अर्थों में संविधान सभा के सदस्यों ने अन्य देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं के स्वस्थ प्रावधानों को लेने में कोई संकोच नहीं किया गया क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने अनेक देशों से हमारे संविधान के अंतर्गत अनेक मौलिकता प्रदान की है। जैसे मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं, आयरलैंड से मूल कर्तव्य और जैसे और भी बहुत हैं वो सब कुछ हमने, और जैसे उसको न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं हमने अन्य देशों से ग्रहण की हैं किंतु इसे नकल करने की मानसिकता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किए गए प्रावधानों को अपने देश की व्यवस्था के अनुकूल बना लिया। अतः भारतीय संविधान की मौलिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नितांत गलत है क्योंकि
उस वक्त जो भी प्रावधान हमने दूसरे देशों से लिए वही सब उस समय हमारे देश की वर्तमान स्थिति में लागू होते थे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। क्या है? संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, इसके लिए जनता के मन में आदर था। तो इस निष्कर्ष की पुष्टि में उदाहरण है कि संविधान की रचना उस संविधान सभा द्वारा की गई जिसके सदस्यों में जनता का अटूट विश्वास था। संविधान सभा के अधिकांश बड़े नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। देश की तत्कालीन जनता इस निष्कर्ष इस तथ्य से भली भांति परिचित थी कि इन बड़े नेताओं द्वारा किए गए अथक संघर्ष और परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई है। अतः सभी नेताओं के प्रति हृदय में विश्वास होना स्वाभाविक बात थी। ये नेता भारतीय समाज के सभी अंगों, सभी जातियों और समुदायों, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन नेताओं ने संविधान की रचना करते समय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा, इसलिए जनता के मन में इन नेताओं के प्रति आदर का भाव था। है संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उसमें उलटफेर मुश्किल है। तो इसका उत्तर है संविधान सभा ने संविधान की रचना करते समय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों पर बंटवारा इस प्रकार किया ताकि सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। तीनों अंगों के बीच शक्तियों की वितरण की व्यवस्था करते समय संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनी कार्य विधि का आधार बनाया। तीनों में से कोई भी एक अंग एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यपालिका की संपूर्ण कार्य प्रणाली पर संसद का नियंत्रण रहता है और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया से संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्यों पर टीका टिप्पणी भी की जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया कि कोई भी अंग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। इसका ग है संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसका उत्तर है संविधान सभा द्वारा बनाया गया भारत का संविधान देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। संविधान का कार्य यही है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। देश की जनता के कल्याण के लिए जहां भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, वही राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, कानूनी और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, वयस्क मताधिकार, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान रखा गया है। देश में निवास कर रहे प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने धर्म पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। देश के प्रत्येक नागरिक को कानून के सम्मुख समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तथा संघ और समुदाय बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारत का संविधान देश की जनता की आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 6, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? इसका उत्तर है प्रत्येक देश के संविधान में ऐसी संस्थाओं का प्रावधान किया गया है जो देश का शासन चलाने में सरकार की सहायता करती है। इन संस्थाओं को कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती है और यह अपेक्षा की जाती है कि ये संस्थाएं सीमा में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। यदि कोई अपनी निर्धारित शक्ति से बाहर जाकर अपने कार्य का संचालन करती है
तो यह माना जाता है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में संस्थाओं के गठन के साथ ही उनकी शक्तियों और सीमाओं का विवेचन स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है, ताकि संस्थाएं शक्तियों के पालन में तानाशाह न बन जाए। इस व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि संविधान में प्रत्येक संस्था को प्रदान की गई शक्तियों का सीमांकन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी संस्था संविधान का नष्ट करने का प्रयास न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाते समय शक्तियों का बंटवारा इतनी बुद्धिमत्ता से किया जाना चाहिए कि कोई भी संस्था एकाधिकार स्थापित न कर सके। ऐसा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि शक्तियों का बंटवारा विभिन्न संस्थाओं के बीच उनकी जिम्मेदारियों को देखकर किया जाए। जैसे उदाहरण, भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था को शक्तियों व जिम्मेदारियां अलग से सौंपी गई है। केंद्र और राज्यों के बीच भी शक्तियों का निर्धारण किया गया है। इसी शक्ति सीमांकन से यह निश्चित हो जाता है कि यदि कोई संस्था शक्तियों का गलत उपयोग करके संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन करने का प्रयास करती है, तो अन्य संस्थाएं उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं। भारतीय संविधान में नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन शक्तियों के सीमांकन के लिए ही किया गया है। यदि कोई विधायिका ऐसा कानून बनाती है जो देश की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को अमल में लाने पर रोक लगा सकती है और कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आपातकाल के दौरान बनाए गए अनेक कानूनों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में असंवैधानिक घोषित किया गया। कार्यपालिका की शक्तियों को सीमा में बांधने के लिए विधायिका उस पर अनेक प्रकार के अंकुश लगा सकती है। संसद में सदस्य प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव आदि प्रस्तुत कर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। इसी प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का सीमांकन संविधान की रचना करते समय ही कर दिया जाता है और ये सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करती रहती हैं। प्रश्न नंबर 7, शासकों की सीमा का निर्धारण संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? इसका उत्तर है, संविधान का एक काम यह है कि वह सरकार या शासकों द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार इनका उल्लंघन कभी नहीं कर सकती। संविधान द्वारा सरकार या शासकों की शक्तियों पर सीमाएं लगाना इसलिए आवश्यक है ताकि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और जनता के हितों को नुकसान न पहुंचा सके। संसद नागरिकों के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका कानूनों को जनता द्वारा अमल में लाने का कार्य करती है और यदि कोई कानून जनता की भावनाओं और हितों के अनुरूप नहीं होता तो न्यायपालिका ऐसे कानून को अमल में लाने से रोक देती है अथवा उस पर प्रतिबंध लगा देती है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को न्यायपालिका ने यह निर्देश दे दिया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान सरकार अथवा शासकों की शक्तियों को कई प्रकार से सीमा में बांधता है। उदाहरणार्थ, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। इन मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के बंदी नहीं बनाया जा सकता। यही सरकार अथवा शासक की शक्तियों पर एक सीमा या बंधन कहलाती है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। इसी प्रकार नागरिकों को मूल रूप से जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वे सभी स्वतंत्रताएं सामान्य परिस्थिति में भी कोई इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कोई भी सरकार स्वयं किसी व्यक्ति से बेगार नहीं ले सकती और न ही किसी व्यक्ति को यह छूट देती है कि वह किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का शोषण करे अथवा उसे बंधुआ मजदूर बनाकर रखे। इस प्रकार सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाई जाती हैं और अधिकांश देशों के संविधानों में कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान अवश्य किया जाता है, क्योंकि अधिकारों के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। प्रश्न नंबर 8,
जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? इसका उत्तर है, जापान का संविधान उस समय बनाया गया था जब वह अमेरिकी सेना के कब्जे में था। अतः जापान के संविधान में की गई व्यवस्थाएं अमेरिकी सरकार की इच्छाओं को ध्यान में रखकर की गई थी। जापान तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था। इसका मूल कारण यह था कि अधिकांश देशों के संविधान लिखित थे। इन लिखित संविधानों में राजस्व संबंध विषयों पर अनेक प्रावधान किए जाते थे जो यह निर्देशित करते थे कि राज्य किन सिद्धांतों का पालन करते हुए सरकार चलाएगा, सरकार की कौन सी विचारधारा अपनाएगा। किंतु जब किसी देश पर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है तो उस देश के संविधान में शासक देश की इच्छाओं के विपरीत कोई प्रावधान नहीं कर सकता। अतः यहाँ निष्कर्ष रूप में कहना होगा कि जापान के तत्कालीन संविधान में अमेरिकी शासकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया होगा। भारत की स्थिति जापान की स्थिति के ठीक विपरीत थी, क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहा था और यह लगभग निश्चित हो चुका था कि देश को आजादी अवश्य प्राप्त होगी। भारतीय संविधान की रचना पर औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में विचार करना शुरू किया था, अर्थात आजादी प्राप्त होने से केवल 9 माह पूर्व भारत के लिए एक संविधान बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण लगभग समाप्ति के कगार पर था, अतः भारतीय संविधान में अंग्रेजों के दबाव के कारण कोई प्रावधान स्वीकार करना असंभव था। भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में जिन समस्याओं का अनुभव किया था उनके समाधान का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे समय तक चले संघर्ष से काफी प्रेरणा ली। संविधान सभा के सदस्यों को समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए देश में भारतीय संविधान को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं, हम भारत के लोग। ये शब्द यह घोषित करते हैं कि भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। यह ब्रिटेन की संसद का उपहार नहीं है, इसे भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पारित किया था। संविधान सभा में सभी प्रकार के विचारों वाले लोग थे। इस संविधान सभा का गठन उन लोगों के द्वारा हुआ था जिनके प्रति लोगों की अत्यधिक विश्वसनीयता थी। इस प्रकार भारत में संविधान बनाने का अनुभव बिल्कुल अलग था। प्रश्न नंबर 9, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा कि संविधान का एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं। अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? उत्तर है इसका, यदि मैं रजत का शिक्षक होता तो उसके प्रश्न का संक्षेप में निम्नलिखित उत्तर देता। भारत का संविधान एक गतिशील जीवन दस्तावेज है। भारत ने जो संविधान अपनाया वह 57 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। इस अवधि में हम भारत के लोग अनेक दबावों और तनावों से गुजरे हैं। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा एक दुखद घटना थी। ऐसी घटना एक लोकतांत्रिक देश में कभी नहीं घटनी चाहिए थी। संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका, इस विषय पर एक तीखा विवाद उठा था, किंतु समय के साथ साथ कठिन परिस्थितियां अपने आप सुलझती चली गई। संविधान सभा आज भी सजीव और सशक्त है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से लेकर सन 2007 तक इसमें 93 संशोधन किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में संशोधनों के बाद भी यह संविधान 57 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। अतः इस संविधान को 50 साल से भी अधिक पुरानी दस्तावेज कहना गलत है। इस संविधान को बीते दिनों की पुस्तक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कठोर होने के साथ साथ पर्याप्त रूप से लचीला भी है। देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।
संविधान में प्रस्तुत किए गए अधिकांश प्रावधानों की प्रकृति इस प्रकार की है कि उन्हें कभी पुराना नहीं कहा जा सकता। इस संविधान की रचना उस समय संविधान सभा द्वारा की गई जिसमें 82% सदस्य कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और कांग्रेस देश के सभी वर्गों, धर्मों, विचारधाराओं और जातियों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये सभी सदस्य अधिकांश अत्यधिक योग्य और अनुभवी थे। अतः यह कथन भी तर्क संगत नहीं है कि संविधान निर्माताओं द्वारा आपसे राय नहीं ली गई। जो संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अतः वह आपका भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारतीय संविधान का प्रारूप देश की बदलती परिस्थितियों के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। प्रश्न नंबर 10, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने अलग अलग पक्ष रख दिए। क्या है? हरबंस का कथन है भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। उत्तर है हरबंस का कथन सही है, भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल रहा। संविधान में यह घोषणा की गई कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग, ये शब्द यह उद्घोषणा करते हैं कि भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। लोकतंत्र का अर्थ है थोड़े थोड़े समय के बाद शासकों का चयन। नए संविधान के अंतर्गत अब तक देश में 14 आम चुनाव कराए जा चुके हैं। भारत एक गणतंत्र भी है, यहाँ किसी पुश्तैनी शासक को मान्यता नहीं दी गई। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का मुखिया है जिसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है, बशर्ते वह पागल न हो और अपराध या अवैध गतिविधियों के कारण अयोग्य घोषित न किया गया हो। संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तथा संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का उदारवादी लोकतांत्रिक स्वरूप इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि यह भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अवैधानिक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। सभी नागरिकों को प्राप्त अन्य अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी शामिल है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी कार्यालयों या उपक्रमों में रोजगार देने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके लिए लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में भी सीटें आरक्षित की गई हैं। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, विधि का शासन आदि को अपनाया गया है। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र की नींव रखी गई है और इसे शक्तिशाली बनाने के हर संभव प्रयास किए हैं। अतः हरबंस को कथन पूरी तरह सही है कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल रहा है। नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूंकि यह वादा पूरा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। नेहा का यह कथन भी सही है क्योंकि उसका कथन है कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का वादा किया गया किंतु वादा पूरा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। उसके अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देश की सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता पर विशेष अवसरों पर प्रतिबंध लगा सकती है। समानता के अधिकारों का क्रियान्वयन आज भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा। समाज के दबे कुचले वर्ग को आज भी शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कृषि भूमि के अधिकांश भाग पर दबंग और संपन्न लोगों का कब्जा है। ग्रामीण लोगों को आज भी इनके खेतों पर मजदूरों के रूप में कठोर परिश्रम करना पड़ता है और मजदूरों को पारिश्रमिक के रूप में मिलती हैं गालियां, मारपीट और अभद्र व्यवहार। देश में भाईचारे का घोर अभाव है। देश के विभिन्न भागों में होने वाले सांप्रदायिक दंगे इस तथ्य से स्पष्ट प्रमाण है। देश के नेता अपने वोटों के लिए सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रचते हैं और देश को मारकाट की आग में झोंक देते हैं। अतः उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर हम नेहा के कथन को पूरी तरह सही मानते हैं। गह नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। यह नाजिमा का कथन है। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। तो इसका उत्तर है नाजिमा का कथन है संविधान स्वयं असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है।
अनेक बार हमारे नेताओं ने संविधान के मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है, यह बिल्कुल सत्य है, किंतु सजग न्यायपालिका के कारण वह ऐसा करने में सफल नहीं किया जा सकता। जैसे नागरिकों को काम का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, महिला और पुरुष को समान करने के लिए समान वेतन के प्रावधानों के लिए आज भी जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के बहुत बड़े वर्ग को 2 वक्त का भोजन और पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। इस वर्ग के पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। इन सारी स्थितियों के लिए संविधान नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। देश के बड़े नेता इस निम्न वर्ग को मात्र अपने वोट का साधन समझते हैं और उसकी सुख सुविधाओं और भूख प्यास से उनका कोई सरोकार नहीं है। किंतु नाजिमा के कथन को 100% सही मान लेना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत देश में हो रहे विकास की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा भारत में विकास का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। भारत सभी विकासशील देशों में अग्रणी है। विश्व राजनीति में उसकी आवाज को सुना जाता है। निचले स्तर पर भी पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा, अतः इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे की कक्षाओं में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा, बाय बाय।